लास्ट क्लास में हमने जेंडर पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि लिंग परिवर्तन के कुछ नियम के अनुसार मैंने ये बताया था कि यहाँ पर हिंदी भाषा में केवल 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। स्त्री जाति के सूचक को स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष जाति के सूचक को पुल्लिंग कहा जाता है। इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिंग निर्णय के सूत्र के अनुसार संस्कृत में जो तीसरा प्रकार का जो लिंग था, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, हिंदी भाषा में आकर, रोशनी वाला फैन ऑन कर देना प्लीज, थैंक यू। हिंदी भाषा में आकर जो संस्कृत के नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदल दिए जाते हैं। और इस आधार पर लिंग सूत्र के अनुसार जो जीव जंतु है उसमें भी कुछ पशु और पक्षी ऐसे हैं, या तो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं या हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे जीव जंतु को एक लिंगीय जीव कहा जाता है, जिसके अंतर्गत नर और मादा शब्द को लगाकर हम लिंग परिवर्तन के आधार पर उनका परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था कि जितने भी सुंदर, सुडौल, ताकत, सत्ता, शक्ति वाले पदार्थ होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ऐसे पक्ष आते हैं हमारे लिए स्त्रीलिंग में। सख्त, कड़क, बेडौल, भड्डे और मोटे प्रभाव वाले जो तत्व होते हैं वो हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह देखा जाए तो जितने भी प्रकार के हमारे लिए जेंडर होंगे, उस जेंडर में अगर देखा जाए तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें लिंग निर्णय किया जाएगा। तो जिस शब्द के अंत में त्रिशूल का त्र होता है, जैसे चरित्र कहता है ना, नक्षत्र कहता है, क्षेत्र कहता है ना, पत्र कहता है, तो जिस शब्द का अंत त्रिशूल के त्र से हुआ, तो यदि वो चरित्र कहता है, पत्र कहता है, नक्षत्र कहता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि जो ना से अंत होने वाला है, नांत शब्द जिसके अंत में ना है, जैसे कि आपके चरण कहता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे लिए चरण कहता है, ठीक है ना, भरण कहता है, तारण कहता है, तो ये अण से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। अब ये संस्कृत के शब्दों के प्रभाव है ना। ठीक है। जिस शब्द के अंत में ज होता है, जैसे कि अनाज कहता है ना, जैसे कि स्वेदज कहता है यानी कि पसीना, ठीक है, जैसे कि पंकज कहता है, नीरज कहता है, ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, खोज अगर कहता है, मौज कहता है, फौज कहता है, जिसका अंत ज से हो रहा है, तो खोज, मौज, फौज कहता है, ठीक है ना, ये हमारे लिए स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह जिस शब्द के अंत में भाववाचक संज्ञा में त्व लग, जैसे व्यक्तित्व, कृतित्व कहता है, इसी प्रकार त्य रहता है, नित्य, सत्य कहता है, इसी प्रकार व रहता है, जैसे कि सुझाव, लगाव कहता है, इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में जय कहता है, जय, पराजय कहता है ना, ये सारे शब्द हमारे लिए आपके संस्कृत के शब्द हमारे पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि जब हम लाघव कहते हैं, गौरव कहते हैं, माधुर्य कहते हैं, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। जिस शब्द के अंत में आर लगा है, जैसे प्रचार, प्रसार कहता है, लोहार, सोनार कहता है, आय लगा है, अध्याय, समुदाय कहता है, ठीक है, इसी प्रकार आस कहता है, जैसे कि कहता है, जैसे कि खटास कहता है, मिठास कहता है। ठीक है। ये शब्द हमारे लिए इस पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि वो आर कह रहा है तो हार, पुकार, जयकार कहता है, तो हार, पुकार, बौछार कहता है, ये हमारे लिए आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। इसी प्रकार राय कहता है ना, इसी प्रकार आपका राय शब्द है जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाती है। इसके अतिरिक्त जिस शब्द का अंत अ से हो रहा है, जैसे देव, दानव, मानव कहता है, जिस शब्द का अंत अ से हो रहा है, देव, दानव, मानव कह रहा है, त्याग कह रहा है, दीर्घ कह रहा है, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। जिस शब्द के अंत में त जुड़ा है, जैसे गणित कहता है, फलित कहता है ना, गणित, फलित कहता है, ये सब हमारा पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा। यदि वो कहता है स्वागत कहता है ना, तो स्वागत किया जाता है, चरित्र सुनाया जाता है, इसी प्रकार गणित हल किया जाता है, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। जिसके शब्द में अंत में ख होता है, जैसे मुख कहता है, नख कहता है ना, मुख कहता है, नख कहता है, शिख कहता है, शंख कहता है, लेख कहता है, तो सब पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा। लेकिन चीख, भीख, सीख कहता है, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। क्लियर हो रही बेटा। ठीक है। ठीक है ना, चीख सुनाई देती है, भीख मांगी जाती है, सीख मिलती है। लेकिन अगर वो पत्र अगर कहता है, मुख धोया जाता है, शंख बजाया जाता है, लेख लिखा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है। इन सब के बाद में देखते हैं कि हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। अगर समुद्र के नाम पुल्लिंग है, यदि सभी समुद्र के नाम पुल्लिंग है, तो जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती। ठीक है। जितने भी नक्षत्र हैं, आद्रा, श्लेषा, रोहिणी, भरणी, पूषा, जितने नक्षत्र
सब स्त्रीलिंग है। जितनी भी आपकी लिपियां हैं, भाषा है, बोली है, बर्तन है किचन के, इसी प्रकार आपके आभूषण है, रसोई की सामग्री, समस्त प्रकार की ऋतुएं, त्योहार, हथियार, लताएं, ये सब, और कुछ समुदाय जैसे कक्षा, सेना, भीड़, टुकड़ी, जमघट, प्रदर्शन, इनमें से कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जिस शब्द के अंत में ई, ईया, ईमा, ती, ता, नी, आस, आइन, ईका, आवट, आहट, ये प्रत्यय के तौर पर जुड़ा हो तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आकारांत संज्ञाएं, यानी कि यदि वो राधा कहता है, आ साउंडिंग इफेक्ट में दीर्घ आ वाले, इसी प्रकार अगर वो माता कहता है, लता कहता है, तो जो आ साउंडिंग इफेक्ट है, दीर्घ आ वाले शब्द हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ना, जैसे कि सूचना, वेदना, घटना, प्रार्थना अगर कहते हैं तो जो ना से अंत हो रहा है ना। अब लालन, पालन, पोषण कह रहा है तो हमारे लिए पुल्लिंग था, लेकिन सूचना, वेदना, घटना, प्रार्थना कहता है तो ये हमारे लिए किसके श्रेणी में आएंगे? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा यदि वो कहते हैं जैसे कि थकन और लगन कहता है तो ये स्मॉल लेटर वाला भी हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाता है। साथ ही देखा जाए तो जो ऊ साउंडिंग इफेक्ट है, जैसे कि आयु घटती और बढ़ती है, वायु बहती है, रेणु कहता है, धेनु कहता है, वेणु कहता है, तो ये ऊ साउंडिंग इफेक्ट हमारे लिए लघु ऊ वाले हमारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो दीर्घ ई वाले जैसे कि भानु, साधु, गुरु, दीर्घ ऊ वाले हमारे लिए किस में चले जाते हैं? पुल्लिंग की श्रेणी में चले जाते हैं। जिस शब्द के अंत में ती या नी हो, जैसे कि वो कहता है गति कहता है, भक्ति कहता है, इसी प्रकार नीति कहता है, मुक्ति कहता है, शक्ति कहता है। ठीक है ना। अब अगर वो कहता है ग्लानि, इसी प्रकार कहता है जैसे कि हानि, तो छोटी ती और छोटी नी वाले तत्सम के शब्द हमारे लिए आपके किसकी श्रेणी में आते हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया। अब कहता है कि ता, अब अगर वो कहता है ममता, है ना, अगर ता कहता है जैसे कि प्रभुता, अगर कहता है ना संप्रभुता, ममता, अब प्रभुता कहता है, ममता कहता है, जड़ता कहता है, तो ये हमारे लिए किसके श्रेणी में आते हैं? स्त्रीलिंग। जो ई साउंडिंग इफेक्ट है, जैसे कि हमारे लिए क्या कहता है? जैसे कि रति कहता है, मति कहता है, भगवती कहता है, तो जितने भी हमारे ई साउंडिंग इफेक्ट है वो सब हमारे लिए ईकारांत के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। साथ ही अगर पूरी, रोटी, कचौरी कहता है, जलेबी कहता है, मिठाई, ठंडाई कहता है, तो ई साउंडिंग इफेक्ट हमारे लिए किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो अगर वो कहता है जैसे कि राशि कहता है, ठीक है ना, उसी रूप में अगर कहता है आपके निधि, विधि कहता है, तो ये हमारे स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। जिस शब्द के अंत में अगर देखा रहे तो ईमा लगा, जैसे कि लालिमा, नीलिमा, महिमा, कालीमा कहता है, तो जिसमें ईमा प्रत्यय जुड़ा है, लालिमा, महिमा, नीलिमा कहता है, ये सब हमारे लिए आपकी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे आपके समासिक शब्द हैं, उस समासिक शब्द में यदि कमल नयनी, मृग नयनी कह रहा है, पर्णकुटी कह रहा है, सभा नेत्री कह रहा है, कुल घातिनी कह रहा है, तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यदि सभा मंडप कह रहा है, कमल नयन कह रहा है, रहन सहन, पालन पोषण, भरण पोषण कह रहा है, ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया। साथ ही देखा जाए तो इन सभी में जो लघु आकार होते हैं जिसमें ईया प्रत्यय, जैसे नदिया, डिबिया, चिड़िया, पुड़िया, गुड़िया, तो जिसमें साउंडिंग इफेक्ट में ईया जुड़ा है वो सब हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इन सभी में मैंने आपको बताया संस्कृत के शब्द में जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह होते हैं हमारे लिए पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में अगर हम हिंदी के शब्द की बात करें तो पुल्लिंग शब्द में कहते हैं कि जो छोटे आकार के होते उनवाचक, जैसे कि आपके कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में ना, आव, पन, ये जितने भी लगे होते हैं ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में, जैसे कि आन प्रत्यय, लगान, मिलान, खान पान, महान, ऐसा कहता है ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं।
इसी तरह स्त्रीलिंग के शब्द में जैसे शब्द के अंत ई से हो, छोटे आकार वाले हो, त से अंत हो, जैसे रात, बात कहता है, खत कहता है, छत कहता है, जिसमें छोटे बड़ी ऊ की मात्रा हो, जैसे बालू कहता है। इसी प्रकार अनुस्वर इसमें कि सरसों कहता है। ये सब हमारे लिए आपके तद्भव शब्द में आप क्या आते हैं, जैसे सकारांत, जैसे प्यास, अगर कहता है मिठास, निंदास कहता है, ठीक है। कृदंत संज्ञाओं में जैसे कि आपका शब्द होता है जैसे कि उलझन कहता है, पहचान कहता है, जिसका साउंडिंग इफेक्ट जो है वो ना है। ये सब हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में, क्योंकि पहचान प्राप्त होती है, पहचान की जाती है, उलझन पैदा होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखें तो आपके जो कृदंत है जैसे कि लूट मार है ना किया जाता है, ठीक है, समझ पैदा होती है, दौड़ किया जाता है, ये सभी है हमारे इसमें अट पट प्रत्यय लगे, जैसे कि सजावट, लिखावट, बनावट कहा। इसी प्रकार जिसका अंत ख से है, तो भूख, राख, चिक, ये सब हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिसमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आंख का लिंग पहचानिए, कहता है पर आपके गुलमोहर किस प्रकार के लिंग में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने मैंने बताए उसमें मैंने संस्कृत के और हिंदी के शब्दों को किस प्रकार पहचानेंगे, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, किस शब्द से अंत होगा, उसके आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जिसमें आपके सारे जल स्रोत से लेकर हर पक्ष आता है। तो मैंने जो पहले बताया था कि समस्त प्रकार के जो पक्ष हैं उनमें मैंने आपको बताया था जितने प्रकार के आपके समुद्र हैं, है ना, दिन, महीनों के नाम है, सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। वैसे ही जितने भी आपके हिस्से हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यदि हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कान, मुंह, दांत, होठ, पांव, हाथ, गाल, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, घुटना, हृदय कहता है, वक्ष कहता है, ठीक है, सिर कहता है, रोम, तालू कहता है, पैर का पंजा कहता है, अंगूठा, मुक्का, नाखून और गट्टा कहता है। तो ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि वो कोहनी कहता है, कलाई कहता है, उंगली कहता है, कुहनी, कलाई, उंगली कहता है, नाक, आंख, जीभ, जांग, ठोड़ी, खाल, बान, नज, हड्डी कहता है, इंद्रियां कहता है, कवक कहता है, जांग, खाल, छाती, पसली, एड़ी कहता है। ये हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में चले जाते हैं। जो आपके रत्न हैं, केवल एक मणि है जो स्त्रीलिंग है, केवल मणि है, बाकी सब आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना हो, है ना। इसी प्रकार चाहे वो हमारे लिए नीलम हो, पुखराज हो, तो मोती हमेशा पूछा जाता है, मोती हमेशा पूछा जाता है। और आपका दिमाग कहता है कि ई साउंडिंग इफेक्ट है इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। लेकिन हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, जवाहरात, नगीना कहता है, माणिक कहता है, ठीक है, ये सब हमारे लिए किसकी श्रेणी में आते हैं, इस पुल्लिंग की श्रेणी में। केवल एक मणि है जो हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी सारे रत्न के नाम पुल्लिंग है। क्लियर। इसके बाद जो मेटल्स नेम है, धातुओं के नाम, इस मेटल्स नेम में चांदी और मिट्टी, ये दो तत्व हैं जो आपकी स्त्रीलिंग है। लेकिन चांदी को यदि हम रजत कह दें, है ना, तो रजत हमारे लिए पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी यदि हम तांबा, लोहा, सोसा, सीसा, जस्ता, टीन, करासा, काम, आपका जितने भी आपके है ना कि लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, सीसा, टीन कहता है ना, कांसा कहता है, रूपा कहता है, पारा कहता है, तो सब हमारे लिए पुल्लिंग है। केवल चांदी और मिट्टी हमारी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। जो आपके ग्रेन्स नेम है इससे भी पूछा जाता है, अनाज के नाम से मैक्सिमम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल, उड़द कहता है, नमक, जीरा, धनिया कहता है, ठीक है ना। ये सब हमारे लिए आपकी पुल्लिंग है। लेकिन इसी अनाज में यदि वो कहता है मकई, ज्वार, खेसारी, हल्दी, मिर्च, जावित्री, इलायची, लौंग, सौंफ कहता है, काली मिर्च कहता है, ठीक है ना, तो ये सब हमारे लिए किस में आ जाएगी, आपकी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। पेड़ के नाम इससे भी पूछा जाता है।
जब वो कहता है तो पेड़ के नाम में अगर वो लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, इमली, नीम, जामुन, कचनार और चीड़ का पेड़ कहता है तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर वो आम, अमरूद, अशोक कहता है, गुलमोहर कहता है, पारिजात कहता है, देवदार कहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार बड़ यानी कि बरगद कहता है या वट वृक्ष कहता है, पीपल कहता है, अशोक कहता है, ठीक है ना। ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। फ्रूट्स भी यदि वो तरबूज कहता है, अनार, नारियल, केला कहता है, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा यानी कि आपका सीताफल है ना। अब शरीफा कहता है तो ये हमारे लिए पुल्लिंग है, लेकिन सीताफल कहता है तो हमारे लिए वो स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे कि रजत कहा तो पुल्लिंग है, वक्ष कहा तो पुल्लिंग है, लेकिन चांदी और छाती कहकर स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपके जो फल में है अखरोट या सेब कहता है, शहतूत कहता है तो ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। आंवला कहता है, बेर कहता है तो ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो लिक्विड है इससे भी पूछता बेटा है ना, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, ठीक है। इस तरल पदार्थ में पानी बरसता है, घी निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, अर्क बनाया जाता है, शरबत पिया जाता है, इत्र लगाया जाता है, सिरका खट्टा होता है, आसव यानी कि आपका जो काढ़ा होता है, काढ़ा, रायता, छाछ, दूध, दही, ये मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है ना। दही मैक्सिमम पूछा था, दूध, दही, ठीक है। अवले यानी कि चटनी, रक्त, डीजल, पेट्रोल ये पुल्लिंग है। लेकिन चाय पी जाती है, कॉफी ठंडी हो जाती है, शराब चढ़ती है, मदिरा पी जाती है, लस्सी बनाई जाती है, ठंडाई पी जाती है, तो हमारे लिए मही ये कहकर स्त्रीलिंग की श्रेणी। अब देखिए छाछ का तो पुल्लिंग है, छाछ कहा तो पुल्लिंग है, और मही कहा तो स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगला देखिए जो भौगोलिक पक्ष है ना, जो भौगोलिक क्षेत्र है, जल स्रोत है। अब भौगोलिक पक्ष में जल स्रोत भी हैं, तो जितने भी समुद्र के नाम हैं सब पुल्लिंग है, और जितनी भी नदियां हैं सब हमारे लिए स्त्रीलिंग है। समुद्र के नाम में प्रशांत महासागर, अरब सागर जितने भी कहते हैं सब पुल्लिंग है। जितनी भी नदियां हैं स्त्रीलिंग है, लेकिन 4 ऑड वन है ना। तो भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे लिए जैसे कि देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत है, सरोवर है यानी कि तालाब, जितने भी पाताल है, इस पर वायुमंडल, नभमंडल और जितने भी प्रांत हैं सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी प्लैनेट्स नेम है केवल पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है, केवल पृथ्वी स्त्रीलिंग है। मोस्ट ऑफ प्लैनेट जो हैं बचे हुए सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब इसी पृथ्वी में है हमारे लिए झील, घाटी है ना, झील है, घाटी है, ये स्त्रीलिंग है ना। लेकिन जितने भी हमारे समुद्र हैं, नलकूप हैं, झरना है ना, ये हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो जो जल स्रोत हैं जैसे कि नलकूप, झरना, कुआं, तालाब और जितने भी समुद्र हैं, ठीक है ना, जहां से पानी मिलता है ये पुल्लिंग है। जितनी भी नदियां हैं, शिवनाथ, ब्रह्मपुत्र, सिंध और आपके भागीरथ, भागीरथ कहा तो पुल्लिंग है, भागीरथी कहा तो गंगा को संबोधित करने लगता है, क्योंकि भागीरथ भी हमारे लिए गंगा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सोन, सिंध, शिवनाथ और आपके ब्रह्मपुत्र ये हमारे लिए स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। बाकी जितनी रावी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जितनी भी नदियां हैं सब हमारे लिए स्त्रीलिंग है। जितनी भी नहर हैं, झील हैं, जैसे कि नैनीताल कहता है, डल झील कहता है, चिल्का झील कहता है, वूलर झील कहता है, जितनी भी झील हैं सब स्त्रीलिंग है। जो विभाग होते हैं, जल विभाग कहता है, विद्युत विभाग कहता है, तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। और उसी प्रकार अगर वो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कहता है जैसे सभा मंडप कहता है, तो आपका जो एग्जाम्पल के तौर पर जो समुदायवाचक होते हैं ना, समुदायवाचक में अगर कहता है जैसे कि आपका परिवार, समाज कहता है, परिवार कहता है, समाज कहता है ना, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग है। लेकिन अगर वो कक्षा कहता है, सेना कहता है, भीड़ कहता है, पंक्ति कहता है, कतार कहता है, तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन परिवार, समाज कहता है तो जितने भी आपके शब्द है, परिवार है, समाज है, ये सब हमारे लिए किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? समुदायवाचक पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस तरह अब देखते हैं आगे स्त्रीलिंग। जितनी भी नदियां हैं मैंने बताया कि जितनी भी नदियां हैं वो हमारे लिए स्त्रीलिंग है। नक्षत्र जितने भी हैं हमारे लिए स्त्रीलिंग है। जितने भी बनिए की दुकान में हमारे सामान, अब जैसे कि अभिजीत नक्षत्र
और पुष्य नक्षत्र ये मूल नक्षत्र, ये पुल्लिंग है। बाकी भरणी, अश्विनी, रोहिणी कहता है ना, आद्रा, श्लेषा कहते हैं, सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। बनिए की दुकान में सामान मिलते हैं तो अनाज में लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी कहता है ना। कबाब, चीनी, हल्दी, जावित्री, सुपारी कहता है। लेकिन अगर धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, छबीला कहता है, केसर और कपूर कहता है तो पुल्लिंग में आते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे क्या बेटा? कुछ? हाँ, क्या, कौन सा वाला समझ में आ गया? आप जितने भी आपके पर्वतों के नाम है ना, सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक मिनट देखिएगा थोड़ा। ये देखिए, जितने भी ग्रह के नाम है ना, जितने भी ग्रह के नाम है पृथ्वी को छोड़कर, जितने भी ग्रह से बना हमारा दिन, सूर्य से बना रविवार, चंद्र से बना सोमवार, मंगल से मंगलवार, तो जितने भी ग्रह हैं तो पुल्लिंग है, तो दिन के नाम भी पुल्लिंग है। हिंदी के महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, लेकिन इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है, लेकिन बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक है, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना, रामायण, महाभारत, सब पुल्लिंग है। जितने भी पर्वत के नाम है, अरावली पर्वत, सिंधु, आपके मैकल श्रृंखला पर्वत, सतपुड़ा मैकल पर्वत, हिमालय पर्वत, जितने पर्वतों के नाम है, जितने भी समुद्र हैं जल स्रोत में, जितने भी देश के, राज्य के, नगर के और प्रांत के नाम है, सब पुल्लिंग है। अभी मैंने बताया स्पेशल प्लेसेस होते हैं ना, जैसे कि मंत्रालय, देवालय, शिवालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, तो स्पेशल प्लेसेस, विशिष्ट स्थान पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। सभा मंडप कहा तो पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखा जाए तो व्यवसाय, सोनार, लोहार, है ना, शिक्षक, ये सारे पद जो होते व्यवसाय होते, जैसे सोनार कहता है, लोहार कहता है ना, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगर आप कहेंगे कि पद, व्यवसाय जो पद होते हैं, अगर वो चिकित्सक कहता है ना, तो चिकित्सक से स्त्रीलिंग में चिकित्सिका है, संवाददाता से संवाददात्री है, अभिनेता से अभिनेत्री है। लेकिन यदि वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव कहता है, प्रधानमंत्री कहता है, राष्ट्रपति कहता है, उद्योगपति कहता है, ये व्यवसाय यानी कि ये जो आपके पद हैं वो हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगली बात कि समुदाय सूचक यानी कि हमारे लिए परिवार, समाज, गुट, गिरोह कहता है ना, तो परिवार हो गया, समाज हो गया, वंश हो गया, दल हो गया, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कक्षा, सेना, भीड़, पंक्ति, जमात कहता है तो स्त्रीलिंग में आते हैं। जितने भी धर्म हैं हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो हमारे 4 वेद हैं, इवन समय, पल, पहर, मिनट, सेकंड, घंटा, इससे बना दिन, इससे बनी रात। दिन है पुल्लिंग, रात है स्त्रीलिंग, अमावस्या है पुल्लिंग, पूर्णिमा है स्त्रीलिंग। जितने भी हमारे लिए पक्ष हैं, अब हमारे लिए हमेशा किसकी श्रेणी में आते हैं? पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जिस शब्द के अंत में आ, पा, हा, पन, आव, आर, त्र, त्व, यहाँ तक कि अगर कहते हैं चाय वाला, घर वाला, पीकदान, कलमदान, मैखाना, शराब खाना, ये शब्द भी हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या बताया कि जितने भी खाने पीने की चीजें, जिसमें मैंने आपको बताए मसालों में, खाने पीने की चीजों में, अगर वो रायता कहता है, ठीक है, इसी प्रकार अगर वो आपका एग्जांपल कहता है चावल, ये अनाज है, चावल से बना हमारे लिए भात, ये हमारे लिए पुल्लिंग में आएगा। लेकिन अगर वो खीर कहता है ना, तो खीर भी पुल्लिंग हो गया। ठीक, लेकिन अगर वो कचौरी, पूरी कहता है, रबड़ी, ठंडाई, मिठाई कहता है, तो ये हमारे लिए स्त्रीलिंग में आते हैं। ये पराठा, हलवा, भात, दही, रायता पुल्लिंग है। जितनी भी प्रकार की लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, इसी प्रकार आपकी गुरुमुखी, शारदा, जितनी भी लिपियां हैं, देवनागरी, सारी लिपियां हमारे लिए, जितनी बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, जितनी भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सब हमारी स्त्रीलिंग है। जितने प्रकार की तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी, है ना, ये तिथियां और पूर्णिमा हमारे लिए स्त्रीलिंग होती है। ठीक है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहता है ये पुल्लिंग है, क्योंकि कृष्ण और शुक्ल जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो तिथियां होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या हुआ? अब कैसे करूं? हाँ,
फिर से देखते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते इसको चालू कर देते, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताए, जितने भी पक्ष मैंने बताए, उसमें ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आपकी लिपियां हैं, बोलियां हैं, खाने पीने की चीजें हैं, सब हमारे लिए किसकी श्रेणी में आती हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती, ठीक है। जितनी भी ऋतुएं हैं, वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, जितनी ऋतु पर्व, होली, दिवाली, रामनवमी, एकादशी, विजयादशमी, ये स्त्रीलिंग है। जितने भी वृक्ष हैं अगर पुल्लिंग है, तो जो लताएं हैं वो सब हमारी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। हथियार भी होते हैं हमारे पास, तो तलवार, गदा, कृपाण, कटार कहता है, बंदूक कहता है, चाकू कहता है, उसी प्रकार की नथनी, चूड़ी, करधनी, पायल, बिंदिया कहता है, ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। लेकिन अगर वो भाला और बर्छा कहता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ढाल कहता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बर्तन है किचन में, करछी, कढ़ाई अगर कहता है, थाली, कटोरी कहता है, चम्मच कहता है, गगरी कहता है, तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है कुछ प्रत्यय शब्द जो मैंने आपको बताए कि जिस शब्द के अंत में स्त्रीलिंग पहचानेंगे कि अगर किसी क्रिया के शब्द में अगर अ है, अंत है, आई, आन, आवट, आस, आहट, औती, आवनी, ये सारे प्रत्यय जुड़े होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन जिस शब्द के अंत में अक्कड़ जुड़ा, जैसे भुलक्कड़, पियक्कड़, भूला, भटका, इसी प्रकार आपका कहता है टिकाऊ, बिकाऊ, इसी प्रकार कहता है तैराक, चालाक, डाकू कहता है, लड़ाकू कहता है। मतलब ये जो प्रत्यय जुड़ेंगे ये सारे प्रत्यय, जैसे कि लुभावना कहता है, सुझाव कहता है, इसी प्रकार अड़ियल कहता है ना, इसी प्रकार ये आपके कहता है ममेरा, फुफेरा, गवैया कहता है, लठैत कहता है। ये सब हमारे लिए किसकी श्रेणी में आएंगे? आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इन सब के बाद में कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं। अब कृदंत प्रत्यय क्या, जो क्रिया के अंत में जुड़ रहा है, लेकिन तद्धित प्रत्यय जैसे कि आपका कहता है, जैसे कि आप कहता है पढ़ाई, है ना, अगर भलाई कहता है, मिठाई, भलाई कहता है, उसी प्रकार बनावट कहता है, घबराहट कहता है, ठीक है ना, उसी प्रकार अगर कहता है आपके औटी, कसौटी कहता है, ठीक है। ये सारे आपके प्रत्यय जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये जितने भी हैं, जैसे कि सैर सपाटा कहता है, अगर कहता है आपका आना, है ना, ठीक है ना, जैसे कि आर कहा, ईयल कहा, जितने भी मैंने पीछे बताए उन सारे प्रत्ययों को यहाँ पर बांटा गया है कि अगर क्रिया के साथ में जुड़े, चाहे वो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़े, अगर वो कहता है जैसे कि पना, है ना, इसी प्रकार लड़कपन कहता है, बुढ़ापा कहता है, ठीक है ना, अगर वो गुणवत कहता है, गुणवान कहता है, घर वाला कहता है, ठीक है ना, उसी प्रकार इकसरा कहता है ना, इकहरा कहता है, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इन सब के अतिरिक्त कुछ उर्दू के शब्द होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे द्वारा विदेशज शब्द के तौर पर किया जाता है। अगर उर्दू के शब्द की बात करते हैं तो जिस शब्द के अंत में आब हो, जैसे कि जुलाब कहता है ना, गुलाब कहता है, रुआब कहता है ना, तो रुआब दिखाया जाता है ना, गुलाब महकता है, ठीक है ना। तो जैसे भी आपके गुलाब है, जुलाब हिसाब किया जाता है, जवाब दिया जाता है, कबाब खाया जाता है, लेकिन शराब चढ़ती है, मेहराब किताब पढ़ी जाती है, ठीक है, ताब, किमखाब, महताब, है ना, ये हमारे लिए स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह हिंदी में आर प्रत्यय थे, जैसे सुनार लोहार प्रचार प्रसार था, सुनार लोहार तद्भव शब्द में प्रचार प्रसार, तन संस्कृत शब्द में, वैसे ही अगर बाजार कहता है, इकरार कहता है, इश्तिहार कहता है, इनकार कहता है, इसी प्रकार इसमें आन, अब हमारे लिए आन था जैसे कि लगान, है ना, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एहसान की माना जाता है, मकान बनाया जाता है, सामान खरीदा जाता है, इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन यदि दुकान कहते हैं, सरकार कहते हैं, तो दुकान लगती है, सरकार बनती है, तकरार होती है, इसलिए स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया, ठीक है। जिस शब्द के अंत में आपके आ साउंडिंग इफेक्ट, जैसे कि देवता कहा तो पुल्लिंग था, राधा कहा तो स्त्रीलिंग थी, वैसे ही अरबी फारसी में अगर पर्दा कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा कहते हैं तो पुल्लिंग है, क्योंकि तमगा दिया जाता है, किस्सा सुनाया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, पर्दा किया जाता है और गुस्सा भी दिखाया और किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गए अरबी फारसी में। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कि अगर वो स्त्रीलिंग शब्द कह रहा है उर्दू में, अब जैसे कि गरीब कह रहा है ना, हमारे यहाँ तो निर्धन है, हमारे हिंदी में तो निर्धन है, गरीब अरबी फारसी का शब्द है तो गरीब कह रहा है, गर्मी कह रहा है, हमारे यहाँ ताप
उनकी गर्मी है, हमारे में तपिश है, ठीक है। सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार जिस शब्द का अंत में श हो, शक्कर का श हो, तो कोशिश की जाती है। इसी प्रकार लाश दिखती है ना, उसी प्रकार तलाश की जाती है, बारिश, मालिश। लेकिन अगर अपवाद तो ताश खेला जाता है, होश उड़ जाता है, ताश खेला जाता है, होश उड़ जाता है। जिस शब्द का अंत त से, जैसे कि खत है ना, उसी प्रकार हमारे लिए चरित, गणित, फलित हमारे लिए पुल्लिंग थे। अब देखिए, अगर वो दौलत कहते हैं तो कमाया जाता है, कसरत किया जाता है, अदालत जो है वो लगता है, और इजाजत लिया जाता है, कीमत चुकाया जाता है, मुलाकात होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे शब्द स्त्रीलिंग है। दौलत कमाई जाती है, इसी प्रकार अदालत लगती है, कसरत की जाती है। तो जितने भी दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, कीमत और मुलाकात है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन शरबत पिया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, दस्तखत किया जाता है, वक्त दिया जाता है, तख्त बिछाया जाता है, और दरख्त यानी कि पेड़ है ना, काटा जाता है। क्लियर हो गया। जिस शब्द का अंत आ है, जैसे हवा, अब ये हवा कॉमन जेंडर है, हवा, पवन कॉमन जेंडर है। हवा बहती है भी कहते हैं, हवा बह रहा है भी कहते हैं, ठीक है ना। पवन बहती है, पवन बहता है भी कहते हैं, लेकिन वायु हमेशा बहती है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार दवा है ना, की जाती है, सजा दी जाती है, दुनिया दगा दी जाती है, मजा किया जाता है, मजा पुल्लिंग शब्द है। जिस शब्द के अंत में ह है, जैसे कि सुबह, तरह, राह, ठीक है, आह, सलाह और सुलह। तफईल यानी कि आपके जैसे कि तस्वीर, तामील, जागीर, तहसील, ये सब हमारे लिए आपके स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह कुछ इंग्लिश के शब्द हैं। इंग्लिश के शब्द में भी देखा जाए तो साउंडिंग इफेक्ट को अगर देखा जाए तो कोटा, कैमरा, वीजा, सिनेमा, प्रोपेगेंडा, कॉलरा, फाइलेरिया, ये आ साउंडिंग इफेक्ट हमारे लिए पुल्लिंग है। इसी प्रकार रेडियो, स्टूडियो, फोटो कहता है, ये पुल्लिंग, फोटो खींचा जाता है, रेडियो में गाना सुना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो असेंबली कहता है, कंपनी कहता है, केटली कहता है, बॉटली कहता है ना, उसी प्रकार डायरी, ये सब हमारे लिए डिग्री हासिल की जाती है। तो ई साउंडिंग इफेक्ट जो है वो इंग्लिश में भी हमारे लिए स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और अ साउंडिंग इफेक्ट, आ साउंडिंग इफेक्ट और ओ साउंडिंग इफेक्ट हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में चला जाता है, ठीक है। इन सब के आधार पर जब हम जेंडर को डिसाइड करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर्वनामिक शब्द से भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि मेरा बैग कहेंगे। लेकिन अगर किताब है तो हम क्या कहेंगे, मेरी किताब। मेरा घर कहेंगे, मेरा बस्ता कहेंगे, मेरा विद्यालय कहेंगे। इसी तरह देखा जाए तो विशेषण के शब्द भी लगा सकते हैं कि दिन अच्छा होता है ना, रात कटती है, ठीक है, ये सभी हमारे लिए होते हैं। इन सभी में देखा जाए तो कभी ये होता है कि संस्कृत में जो तत्सम शब्द में पुल्लिंग है, तद्भव में भी कभी कभी पुल्लिंग होते। अब अगर वो तत्सम शब्द में हस्त कहता है, जिसका तद्भव हाथ है, तो हाथ पुल्लिंग है, तो हस्त भी हमारा पुल्लिंग है। इसी तरह कान, कान हमारा तद्भव शब्द है, जो संस्कृत में कर्ण है, तो ये भी हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसी रूप में आगे देखिए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आपके तत्सम शब्द में भिक्षा कह रहा है, आ साउंडिंग इफेक्ट, और संस्कृत में वो भीख कह रहा है, संध्या से सांझ कह रहा है, ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि हमारे लिए जिह्वा कह रहा है, ठीक है ना, तो क्या करें कि यदि अ से इफेक्ट होने वाला है और आ होते हैं तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी। तो भीख मांगी जाती है, भिक्षा दी जाती है, सांझ होती है, जिह्वा जलती है, शैया बिछाई जाती है। यदि तत्सम और तद्भव दोनों अ साउंडिंग इफेक्ट वाले हैं तो दोनों पुल्लिंग होते हैं। इसमें होता है होठ, है ना, इसी प्रकार पत्थर, इसी प्रकार आपका ज्येष्ठ से जेठ और पक्ष से बना पाख, ठीक है। इन सब से हटा जाए तो देखा जाए कि जितने भी शब्द हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके उकार साउंडिंग इफेक्ट है उसे भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लघु स्वर वाले आपके स्त्रीलिंग है ना, ठीक है, और दीर्घ वाले आपके स्त्रीलिंग है, और लघु स्वर वाले आपके पुल्लिंग में श्रेणी में आते हैं। अगर वो साधु कह रहा है तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर वो धेनु कह रहा है तो हमारे लिए किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अगली बात
कि जिस शब्द के अंत में बहुवचन बनाने में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वह पुल्लिंग होता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी शब्द का बहुवचन बनाया जा रहा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तब तक वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन बहुवचन बनाते समय यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। जैसे कि राम के 4 भवन हैं। अब ये बहुवचन में 4 भवन कह रहा है लेकिन इसमें भवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए पुल्लिंग की श्रेणी में है। अब अगर वो इमारत कह रहा है, अब इमारत का बहुवचन बनाने में हमारे लिए इमारतें कह दिया, तब वो हमारे लिए विकार उत्पन्न करके स्त्रीलिंग की श्रेणी में चला जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कामना कहते हैं तो कामना से कामनाएं, इच्छा से इच्छाएं, दिशा से दीक्षाएं, परीक्षा से परीक्षाएं कहते हैं, तब ये हमारे लिए स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं हो रहा बहुवचन बनाते समय तो पुल्लिंग की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। जब हम असाउंडिंग इफेक्ट देखते हैं जैसे माया, लज्जा, दया, कृपा, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बहुवचन बनाने पर यदि आ का ए हो जाता है, जैसे कपड़ा से कपड़े, बक्सा से बक्से, लड़का से लड़के, तो बहुवचन बनाते समय यदि आ से ए हो जाता है तो ये पुल्लिंग होती है। जैसे कपड़ा से कपड़े, पहिया से पहिए, है ना, लड़का से लड़के, गला से गले, छाता से छाते। ठीक है ना, तब ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जितने भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है वो पुल्लिंग होती है ना। केवल हमारे लिए ऐसे शब्द के ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि कॉफी, ठंडाई, चाय, है ना, लस्सी, है ना, ये हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। जो क्रियार्थक संज्ञा होती है जैसे कि लिखना, पढ़ना, टहलना, गिरना, जिसमें आपके लगा हो ना, ये सब हमारे लिए आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। द्वंद्व समास वाले शब्द, चाहे इसमें एक स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तो जो द्वंद्व समास वाले शब्द जैसे कि सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, माँ बाप, भाई बहन, ये शब्द हमारे लिए पुल्लिंग है। उसी प्रकार चाहे किसी पद में महिला काम क्यों ना कर रही हो, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव कहता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति, उद्योगपति कहता है, तो ये हमारे लिए पुल्लिंग शब्द है। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री है तो महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला सचिव, महिला मुख्यमंत्री से उसका संबोधन जो है वो किया जाएगा। और इस तरह जेंडर से अगर परिवर्तन करने के लिए आपको दिया नहीं जाता है, लिंग परिवर्तन नहीं दिया जाता बल्कि लिंग पहचानने दिया जाता है, तो जो आ साउंडिंग इफेक्ट है हम किस में बदल देते हैं? ई में। लड़का से लड़की, बेटा से बेटी, हम क्या लगाते हैं? अक लगाते हैं। ठीक है ना। अब अक को हम किस में बदल देते हैं? ईका में। तो गायक से गायिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका। हम क्या लगा देते हैं? नी प्रत्यय लगाते हैं। तो हंस से हंसनी, ऊंट से ऊंटनी, मोर से मोरनी हो जाता है। और ये सभी क्या प्रत्यय कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो कभी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलते समय हम नी प्रत्यय लगाते हैं। इसी प्रकार हम इनी लगाते हैं, है ना। यक्ष है तो यक्षिणी कहते हैं, है ना। सूर्य है तो हम सूर्याणी कहते हैं, तो आनी भी लगाते हैं, है ना। तो सूर्य है तो सूर्याणी कहते हैं, ठीक है ना। आपके क्षत्रिय है तो क्षत्राणी कहते हैं, है ना। जब हम देखें आनी प्रत्यय, तो देवर है तो देवरानी, नौकर है तो नौकरानी कहा जाता है। ठीक है। हम इन प्रत्यय भी लगाते हैं। नाग है तो नागिन, बाघ है तो बाघिन। अब कोई पद है जैसे मास्टर है तो मास्टरिन, डॉक्टर है तो डॉक्टरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सबसे प्रभावी है आइन प्रत्यय जो पति के नाम को धारण करती हैं। तो मिश्रा से मिश्राइन, शर्मा से शर्माइन, ठाकुर से ठाकुराइन बन जाती हैं। ठीक। संस्कृत के शब्द में है वान, इसको हम किस में बदल देते हैं? वती में। तो गुणवान से बन जाती है गुणवती, बुद्धिमान से बन जाती है हमारे लिए बुद्धिमती, तो मान से हो जाती है हमारे लिए मति। तो गुणवान से गुणवती, बुद्धिमान से बन जाती है हमारे लिए बुद्धिमती। ठीक है। कभी कभी हमारे द्वारा जो वा प्रत्यय होता है ना, उसको हम किस में बदल देते हैं? ईया में। तो बुढ़वा से बुढ़िया बन जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम्पल में कुत्ता से कुतिया हो जाता है, बछवा से बछिया बन जाता है, बूढ़ा से बुढ़िया और बेटा से बिटिया हो जाता है। ठीक है ना। तो कभी कभी हम ईया प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है। इन सब से देखा जाए तो जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो आपके कभी कभी असाउंडिंग इफेक्ट है, उसको हम किस में बदल देते हैं? अ में। ठीक है ना। जैसे कि प्रिय कह रहा है तो क्या बन जाता है? प्रिया। सूर्य से सूर्या, कृष्ण से कृष्णा। अब कृष्णा कौन है पता है आपको? कृष्णा कौन है? आप बड़े शौक से तो कृष्णा नाम रखते हैं, लड़कों को हम संबोधित करते ना, कृष्ण,
जो है वो पुल्लिंग शब्द है और कृष्णा स्त्रीलिंग है, और वो कौन है? द्रौपदी है। कृष्णा जो है वो द्रौपदी का नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण पुल्लिंग है, कृष्णा स्त्रीलिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, सूर्या स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो देखने वाली बात है कि जितने भी प्रत्यय हैं इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और इस तरह हमारा जेंडर है जो पूरी तरह से देखिए। तो अब देखें कौन से शब्द में स्त्रीलिंग है, मित्र, अध्याय, सूचना या उपहार। तो देखने वाली बात है कि मित्र पुल्लिंग शब्द है क्योंकि त्रिशूल के तरह से अंत हो रहा है, ठीक है। अध्याय कह रहे हैं तो आय प्रत्यय से अंत हो रहा है, उपहार कह रहा है तो आर प्रत्यय है, लेकिन अगर सूचना कह रहा है तो अंत में ना जुड़कर हमारे लिए ये स्त्रीलिंग हो जाता है। क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सूची पत्र, किताब, संसद या गंगा, ठीक है। तो सूची पत्र, किताब, संसद या गंगा कहते हैं, इसमें कौन सा पुल्लिंग है? संसद इसमें हमारे लिए पुल्लिंग है, ठीक है ना। आगे समझ में। अब है लिंग की दृष्टि से आसव, संसद पुल्लिंग है, हाँ। सूची पत्र, हाँ सूची पत्र हमारे लिए आपका स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। सूची पत्र मंगा रहे क्योंकि पत्र कह रहा है, ठीक है। लिंग की दृष्टि से आसव क्या है? अब आसव लिक्विड है, लिक्विड है, और मैंने क्या बताया था कि इत्र आसव कहता है, तो ये हमारे लिए किसकी श्रेणी में आता है? पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, मोती, बचपन, नकल या पहिया। क्या है? पहिया घूमता है, पहिया घूमता है, बचपन बीतता है, मोती बनता है, नकल की जाती है, नकल की जाती है। निम्नलिखित लिंग परिवर्तन वाले प्रत्यय और शब्द को सुमेलित कीजिए, स्वामिनी, लेखिका, धैर्यवती और आपका मोरनी। इधर दिया है प्रत्यय ईका, इनी, अनि, वती। तो स्वामिनी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इनी प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। लेखिका में ईका प्रत्यय जुड़ा है, धैर्यवती में वती प्रत्यय और मोरनी में अनि प्रत्यय। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक। आगे समझ में। चलिए अब आते हैं टेंस, जिसको हम कहते हैं जेंडर। आपके सिलेबस काफी बाकी है बेटा, मैं एक काम करूंगी, संडे को आपको 8 बजे से मैराथन क्लासेस होगी मेरी। संडे को 8 बजे सुबह से लेकर लंबी क्लास होगी, बीच में ब्रेक दूंगी, जान नहीं खा जाऊंगी, है ना, पर लंबी क्लास होगी। और संडे में सिलेबस जो है वो वाइंड अप करूंगी, ठीक, क्योंकि मंडे से आपके दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। हाँ, ये नहीं आएगा मुझे मालूम है। नहीं, मैं मॉर्निंग करूंगी, क्योंकि मेरे को संडे को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं मॉर्निंग यहाँ से अगर मेरा जल्दी काम हो जाता है तो मेरे को सेकंड हाफ मिलेगा कि मैं काम निपटा लूँ। क्या है ना कि सेकंड हाफ अगर मैं बुलाती हूँ आप लोगों को तो फिर मेरे को उधर से इधर में बहुत दिक्कत रहेगी। फिर हो सकता है कि कोई एडिटर उस समय अवेलेबल हो ना हो, संडे को सबको कहीं ना कहीं जाना होता है, एक दिन मिलता है। तो मॉर्निंग में मैं 8 बजे से क्लास लूँगी, वैसे आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, पर लंबी क्लास होगी। उस दिन मुझे सिलेबस कवर करना है। आज और कल मैं जितना खींच सकती हूँ मैं खींचती हूँ क्लास, ठीक है। वो क्या है कि लास्ट स्लॉट जब होती है ना, जैसे कि आपकी 10:30 बजे अगर छूट रही है तो हम उसको 12, 12:30 कर सकते हैं, लेकिन पहले और बीच वाली क्लास में हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना, इसलिए, ठीक है। और ये जो टेंस है ये भी बड़ा है। इसके बाद आपके लिए बचा है अविकारी शब्द, उसके बाद बचे कारक रचना, फिर बचा उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति और समास। तो टॉपिक अभी काफी बचे हुए हैं जो कवर करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय में समझाने की क्या, तो ट्रिक्स बता दूंगी मैं आपको कि उपसर्ग कैसे पहचानेंगे, प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अब उपसर्गों की संख्या भी पूछी जाती है। पूछा जाता है आपके व्याकरण में कितने उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं, पूछा जाता है कि न्यून में कौन सा मतलब उपसर्ग जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है। अब हम शुरू करेंगे आपका टेंस। अगर कहने के मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा है, बदले में आने वाला शब्द हमारे लिए कहलाता है सर्वनाम। संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया
विशेषण ने, क्या करते हैं तो क्रिया, कब करते हैं उसको बताएगा कौन, काल। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द आपके कंप्लीट हुए। उसको विकार उत्पन्न करने का जो सबसे बड़ा कारण है वचन और लिंग, ये भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा कारण पढ़ेंगे हम टेंस को। अगर कहता है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, तो बीते हुए समय की बात है तो भूतकाल हो गया, आज भी है तो वर्तमान हो गया, और कल भी रहेगा तो भविष्यकाल हो गया, है ना। अरे बस समझ में। तो शब्द का वह रूप जो किसी भी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो संज्ञा यदि नाम, बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया विशेषण ने, क्या करते हैं वो क्रिया, कौन है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कब करते हैं काम को तो उसे समय या काल कहा जाता है। इसे संस्कृत में आप लकार कहते थे, संस्कृत में आप इसे लकार कहते थे। इसमें हम एक चीज और जोड़ते थे जो था धातु लकार। अब आप कहेंगे कि धातु क्या है तो ये क्रिया है, और लकार क्या है तो ये काल है। और इसके लिए हम क्या करते थे, धातु शब्द कुछ ऐसे होते थे जो पुल्लिंग में जो आपके वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में बदल जाते थे। जैसे कि भू धातु था, ये भू धातु भूत, वर्तमान, भविष्य के लिए भव में बदलता था, ठीक है ना। इसी प्रकार दृश्य धातु था जो वर्तमान और भूत में पश्चिम में बदलता था, लेकिन बहुभाव के भविष्य काल में आके फिर दृश्य में बदल जाता था। ऐसी धातुओं को सेट और वेट धातु कहते थे। इसमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते थे। कुछ धातु में हम ती, तह, अंति वाला प्रत्यय जोड़ते थे, तो भवती, भवता, भवंती, लिखती, लिखता, लिखंती होता था। किसी में हम क्या जोड़ते थे, ते, एते और अंते जोड़ते थे, तो हम लभते, लभेते, लभंते पढ़ते थे, ठीक है। जिसमें ये जुड़ते थे इसे हम आत्मनेपद, आत्मेन पद धातु कहते थे, ठीक है ना। जिसमें तीता अंति जुड़ता था उसमें हम परस्मय पद धातु कहते थे। और कुछ धातु ऐसी होती थी जिसमें दोनों जुड़ता था, उसे हम क्या कहते थे, उभय पद धातु कहते थे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे लिए आपका सेव कहते हैं, तो सेव धातु जो है सेवते, सेवेते, सेवंते कहकर हमारे लिए आपका आत्मनेपद है। लेकिन हर धातु जो हमारा संस्कृत का ह्री है, ये ह्री जो हर में बदला ये उभय पद है। हरती, हरता, हरंती भी हो जाता है, और हरते, हरेते, हरंतः भी हो जाता है, ठीक है ना। और इस तरह इनके लकारों को, धातुओं को 10 प्रकार के गण में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था, 10 प्रकार के गण में। जुहोत्यादि, तुदादि, चुरादि, भवादि, गुणादि, ऐसे 10 प्रकार के गण में बांटा गया। 10 प्रकार के गण से उसे 10 प्रकार के लकार में बांटा गया। 10 प्रकार के लकार में हम अपने विद्यालय में केवल मुख्य तौर पर 6वीं 7वीं तक हम केवल 3 प्रकार का लकार पढ़ते थे, जिसमें हम लट्ट लकार पढ़ते थे प्रेजेंट टेंस के तौर पर, ठीक है, जहां हम लंग लकार पढ़ते थे पास्ट टेंस के तौर पर, और पढ़ते थे लिट लकार जो था फ्यूचर टेंस के तौर पर। जब हम 9th 10th में गए तो 2 और जुड़ गया, विधिलिंग और आज्ञार्थक, है ना। और इसी आधार पर हमारे जो 10 प्रकार के गण थे, उसी 10 प्रकार के गण में से हिंदी भाषा में हम 3 प्रकार का काल पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के काल में हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसी के जो पक्ष हैं, इसी के जो पक्ष हैं तो अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत उसके हिस्से कर दिए गए। तो हमारी संस्कृत में भी तो है 10 प्रकार के, अगर उसको काल में बांटा गया है, वर्तमान, भूत, भविष्य, आज्ञार्थक, विधिलिंग, संभावना, हेतु मद कह के ऐसे पाठ को बांटे गए ना, उसको उसी से हम हिंदी में लेके आते हैं कि वर्तमान का काल है तो वर्तमान के कितने पक्ष होंगे, भूत काल है तो कितने पक्ष होंगे, भविष्य काल है तो कितने पक्ष होंगे। और इस आधार पर शब्द के जिस रूप से किसी भी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। अर्थात क्रिया के रूपांतरित होने के समय को बताने वाले को काल कहा जाता है, जिससे क्रिया का जो व्यापार है, क्या वो हो चुका है, क्या वो हो रहा है, क्या वो होने वाला है ना, इन सब के उसकी पूर्णता है कि अपूर्णता है कि संभावना है कि कारण है, सबको बताने के लिए काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम घर जाता है,
मतलब कि वर्तमान समय का सूचक है। इसी प्रकार मोहन विद्यालय गया था भूतकाल का सूचक है। राधा गीत गाएगी भविष्य काल का सूचक बनती है। और इस तरह काल 3 प्रकार के हो जाते। जो सतत कार्य में प्रवाहमान है वर्तमान काल, कार्य समाप्ति का सूचक को भूतकाल और आने वाले समय के सूचक को भविष्य काल कहा जाता है। इससे प्रश्न आते हैं कि यदि वर्षा हो जाती तो फसल सूखने से बच जाता, वाक्य किस काल का उदाहरण है? भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? इसी प्रकार कह सकता है बंसी बाजेगी राधा नाचेगी में काल पहचानिए, है ना। तो यहाँ टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि पीएससी में कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, पर आपके व्यापम में पूछता है, क्योंकि यही चीज तो आपके सेंटेंस में भी आते हैं, यही चीज तो सेंटेंस में भी आते हैं ना। ठीक है, तो वर्तमान काल यानी कि किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने के सूचक को वर्तमान काल कहा जाता है, अर्थात कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोधक होता है। माधुरी पढ़ती है, राधा गीत गाती है, बच्चा खेलता है, माता भोजन पकाती है, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, यह गीत गाता है। ये सब हमारे लिए आपके वर्तमान काल की श्रेणी में आते हैं। और वर्तमान काल के अंतर्गत 5 टाइप्स ऑफ नाउन आपके टेंस में आपके प्रेजेंट टेंस को पढ़ा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, मतलब कि सामान्य वर्तमान काल, जहां कार्य की समाप्ति हो जाती है वर्तमान में पूर्ण वर्तमान काल, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जहां पूरा नहीं हुआ कंटिन्यूशन है आईएनजी वाला फॉर्म, तो हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। जहां कार्य पूरा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी कार्य में संभावना होती है तो डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो उसी को हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जहां सामान्य तौर पर किसी भी क्रिया का वर्तमान में होने का बोध हो, है ना, किसी भी क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। पहचानेंगे कैसे? किसी भी क्रिया का मूल धातु जैसे कि खा, जा, लिख, ये क्रिया का मूल धातु है बेटा, है ना, ये क्रिया का मूल धातु है। अगर इसी के साथ में हमारे लिए ता ते ती जुड़ जाता है, अब पुल्लिंग है तो ता, स्त्रीलिंग है तो ती, और मध्यम पुरुष है तो ते, है ना, तो ता ते ती जुड़ गया तो जाता जाते जाती, खाता खाते खाती, पढ़ता पढ़ते पढ़ती, लिखता लिखते लिखती। अब यहाँ पर कर्ता है जैसे कि मैं है, तुम है, यह है, राम है। क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ता ते ती जुड़ा और सहायक क्रिया वर्तमान काल की हमारे लिए है, हूँ और हो जुड़ा। अब हमारे एग्जाम्पल क्या बन गया? मैं जाता हूँ, अब वो फर्स्ट पर्सन है तो हूँ लगाएगा ना। अगर लड़की है तो क्या कहेगा? मैं जाती हूँ। सेकंड पर्सन क्या कहे? तुम जाते हो। और थर्ड पर्सन है तो वह जाता है या वह जाती है जुड़ेगा आपका। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक। तो किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में क्या जुड़ता है? ता ते जुड़ता है आपका, और लिंग के अनुसार हमारे लिए ता और ती, और मध्यम पुरुष के अनुसार हमारे लिए ते जुड़ता है, और वर्तमान काल की सहायक क्रिया में है, हूँ और हो जुड़ता है। तो मैं पढ़ता हूँ, राधा गीत गाती है, बच्चा खेलता है, माता भोजन पकाती है, तुम विद्यालय जाते हो कहता है ना। तो हमारे लिए आपके वर्तमान काल के उदाहरण बनता है। क्या गजब करते हो कहता है, क्या गजब करते हो कहता है, तुम क्या कहते हो कहता है, तो हमारे लिए आपका क्या बन जाता है? सामान्य वर्तमान काल। क्लियर हो गया? दूसरी बात कंटिन्यूशन है, जहां पर वर्तमान समय में कार्य की क्रिया पर अपूर्णता का बोध हो, मतलब कि कंटिन्यू है, पूरा नहीं हुआ, तो हम वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंगिंग, डांसिंग कहते हैं, स्विमिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, है ना, कुकिंग कहते हैं। तो हमारे लिए उसी कंटिन्यूशन के लिए हम क्या लगाते हैं? रहा, रहे और रही। अब अगर हमारे लिए मूल क्रिया धातु है लिख, है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो क्या कहेगा? मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पर्सन है तो क्या कहेंगे? तुम लिख रहे हो। और थर्ड पर्सन है तो क्या कहेंगे? वह लिख रहा है ना। राम पढ़ रहा है, पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, माता रोटी पका रही है, बच्चा खेल रहा है। ये हमारे लिए किस में आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं।
क्लियर हो गया बेटा? ठीक, जहां कार्य की पूर्णता है ना, कार्य की पूर्णता है, कार्य पूरा होगा तो हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। जहां कंटिन्यूशन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब जहां पर पूर्णता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसके लिए हम क्या कहते हैं? चुका, चुके, चुकी। अब यहाँ पर देखिए जा कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? मैं जा चुका हूँ, तुम जा चुके हो, माता भोजन पका चुकी है, वह लिख चुका है। तो कहता है एग्जाम्पल इसके, मैं खा, ठीक है ना, मैं खा चुका हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या कहेंगे? मैं खा चुका हूँ, ठीक है ना, पिताजी जा चुके थे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर चुके हैं, ठीक है ना, तो अगर वो कहते बच्चा खेल चुका है, माता भोजन पका चुकी है, भोजन बन चुका है, मैं खा चुका हूँ कहता है, बस छूट चुकी है कहता है, तो हमारे लिए पूर्ण वर्तमान काल यानी कि हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आता है हमारे लिए संदिग्ध, जहां पर संभावना हो, डाउट हो। जब वर्तमान काल की क्रिया में हम क्या करते हैं? एक संदेह उत्पन्न करते हैं, मे बी वाला कॉन्सेप्ट जहां पर आता है कि वर्तमान काल की क्रिया में हम क्या करने लगते हैं? संदेह करने लगते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? शायद, है ना। अब अगर वो कहता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक बार फिर से तातेती आ जाता है, जैसे सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के मूल धातु में तातेती जुड़ा था वैसे आ जाता है, लेकिन संभावना व्यक्त करने के लिए हो या होगा को जोड़ जाता है, ठीक है ना। शायद राधा आती हो, शायद दाल में नमक नहीं डला है, वह आता हो, पढ़ता हो, जाता हो, खाता हो, है ना, आता हो, पढ़ता हो, जाता हो, खाता हो। तो वर्तमान काल में कभी कभी होता है कि कार्य पूर्ण होने की संभावना भी रहती है, शायद वह आया हो। इसी प्रकार शायद दाल आज नहीं बना है, मतलब कि हो सकता है कि कमरे में जाके देखे तो दाल बन गया हो। तो जहां पर संदिग्धता है, जहां पर संभावना है, तो संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे, जिसे हम डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रमा बाजार गई हो, इसी प्रकार देखो वह घर पर आया हो, शायद वह आता हो, मोहन पढ़ता हो, माता भोजन पकाती हो, पिताजी कार्यालय से आते हो। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में आएगा। अगला होता है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें टाइम पीरियड आ जाता है, आई एम सिंगिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, आई एम सिंगिंग लास्ट 2 आवर्स, मतलब कि मैं 2 घंटे से गाना गा रही हूँ, है ना। वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में होता है कि ऐसी क्रिया जो वर्तमान में शुरू तो हुई थी परंतु पूरी नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। मैं सुबह से गणित की पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, बच्चा बाहर तब से खेल रहा है, मैं 1 घंटे से गीत का अभ्यास कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये हुआ हमारे लिए आपका प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार का वर्तमान काल? 5 प्रकार का, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूशन, ठीक है ना, लगातार, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं कार्य समाप्ति का सूचक, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। शब्द के वह रूप जिससे क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है वहां भूतकाल होता है। राधा ने गीत गाया, मोहन ने गिटार बजाया, माँ ने मुझे मारा, पिताजी ने मुझे डांटा, शिक्षिका ने मुझे हिंदी पढ़ाया। तो कार्य समाप्ति का सूचक हो तो भूतकाल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इस भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, यह हमेशा पूछा जाता है भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का भूतकाल होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। सबसे पहला है हमारे लिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कहते हैं सामान्य भूतकाल, ठीक है, जिसमें सामान्य तौर पर कार्य समाप्ति का सूचक हो। ऐसी क्रिया जो समाप्त हो गई है, बात खत्म, कि कार्य जो हो रहा है वो खत्म हो गया, किसी स्पेशल टाइम इफेक्ट का पता नहीं चलता, इसमें किसी स्पेशल टाइम इफेक्ट का पता नहीं चलता। मतलब कि सिंपल सी बात देखी जाए तो कार्य समाप्ति का सूचक होगा तो उसे भूतकाल की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें क्या होता है? किसी भी क्रिया का भूतकालिक रूप। अब वर्तमान काल में जा है, वर्तमान काल में जा है ना, ठीक है, जो मूल रूप है जाना, इसी का भूतकाल में क्या बन जाता है? गया, ठीक। इसी प्रकार लिख मूल धातु शब्द है, लिख जो है वो हमारे लिए कौन सा धातु शब्द है? मूल धातु शब्द है। अब
अब वर्तमान काल था तो लिखता, जाता, उठता, पढ़ता, खाता था। अब भूतकाल है तो क्या बनेगा, जा से जाया तो नहीं बनेगा, जा से जाया ना बन के क्या बन गया, गया। मैं जाया था वहां थोड़ी ना बोलते हैं, मैं गया था बोलते हैं ना, अर्थ में। लेकिन भविष्य काल में फिर जा में बदल देते, मैं जाऊंगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही चीजें। इसलिए सब ना संस्कृत में ना सेट धातु वेट धातु कहलाती हैं, कुछ ऐसे जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में बदल जाती हैं, है ना। अब अगर हम देखते हैं जैसे कि आपके एग्जांपल में, तो लिख से भूतकालिक रूप क्या बन जाएगा, लिखा। उसी प्रकार खा से खाया, पढ़ से पढ़ा, है ना, नाच से नाचा। अब मैं नाच कहते तो वर्तमान तो नाचता है ना, अब भूतकाल है तो नाचा हो जाएगा, और भविष्य है तो नाचूंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि किसी भी क्रिया में कर्ता के बाद में क्रिया में भूतकाल, जैसे कि मैं पढ़ा, मैंने लिखा। अगर कहते हैं मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, कुछ तो देखा भाई। सब भूतकाल में सामान्य भूतकाल हो गए, सब हमारे लिए भूतकाल में क्या हो गए, सामान्य भूतकाल। राधा ने गीत सुनाया, है ना, शिक्षिका ने हिंदी पढ़ाया, मंत्री जी ने भाषण दिया। तो जहां पर सामान्य तौर पर कार्य की समाप्ति का सूचक है, क्या कहलाते हैं, सामान्य भूतकाल। अब देखिए, एक चीज है आसन, ठीक है, और एक है हमारे लिए आसन्न। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, आसन होता है जिस पर हम बैठते हैं, और आसन्न होता है करीब का, पास का। मैथ्स में आप आसन्न कोण पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिया की समाप्ति तो हो गई है थोड़ी ही देर पहले, ऐसी क्रिया जो कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है। इसमें क्या था, कब खत्म हो गया पता नहीं, सामान्य तौर पर यह है कि कार्य खत्म हो चुके थे, इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं था, सिर्फ इतना था कि कार्य खत्म होगा, भोजन बन चुका था, कहते तो पूर्णता है। लेकिन मैंने खा लिया कहता है तो हमारे लिए कार्य समाप्त होगा, कब खाया ये नहीं पता, है ना। मैंने खा लिया कहता है तो कार्य समाप्त हुआ, कब खाया नहीं पता। लेकिन अगर कहता है मैं अभी खाया हूँ, मतलब मैंने खा लिया पर अभी खाया हूं कहता है, तो कहने का मतलब कि ऐसी क्रिया जिससे ज्ञात होता है कि थोड़े समय पहले ही कार्य क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। थोड़े ही समय पहले यदि कार्य समाप्त हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल या इमीडिएट पास्ट टेंस कहा जाता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें वर्तमान काल की क्रिया की तरह अंत में है जुड़ जाता है, वर्तमान काल की क्रिया की तरह है जुड़ जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में, प्रेजेंट टेंस को लेकर क्लैश करता है। हमको हमेशा से पता है कि है वर्तमान काल के सहायक शब्द हैं। तो अगर कहता है पूजा अभी समाप्त हुई है, अब अगर हम इसको लेकर ये डिसाइड कर लें कि वर्तमान काल का उदाहरण है, तो नहीं बाबा, पूजा हो रही है कहता है या पूजा होती है कहता है तो वर्तमान काल है। लेकिन कह रहा है अभी समाप्त हुई है, मतलब थोड़ी ही देर पहले हुई है। पंडित जी ने अभी कथा सुनाई कहता है तो थोड़े ही समय है। पिताजी अभी आए हैं, मैंने बस भोजन अभी समाप्त किया है, बच्चा अभी सोया है, सड़क पर भिखारी का शव पड़ा है ना। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है कहता है, तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है तो रचना हो गई थी, अभी तक चल रही है, तो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल होगा। लेकिन जहाँ थोड़े समय पहले ही कार्य समाप्त होता है तो वहां हमारे लिए कौन सा काल हो जाता है, आपका आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है ना। तो आसन्न भूतकाल, मैंने अभी अभी सुना, मैंने अभी सुना, बच्चों ने अभी का नृत्य का प्रदर्शन किया कहता है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना हिंदी में की है कहता है, ठीक है ना। अगर कहता है राधा आ चुकी है कहता है, तो सब हमारे लिए आसन्न भूतकाल की श्रेणी में आते हैं, इमीडिएट पास्ट टेंस कहलाता है। अब आता है पूर्ण भूतकाल, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और ये क्या होता है कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहेंगे जहां कार्य की समाप्ति की पूर्णता का बोध हो। जिस प्रकार हमने वर्तमान काल में चुका चुके चुकी में है हो लगाया था, वंस अगेन चुका चुके चुकी के साथ में अब पूर्णता सूचक करने के लिए था थे थी लगाएंगे। माता भोजन पका चुकी है
पूर्ण वर्तमान काल, माता भोजन पका चुकी थी, आपके पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएंगे। पिताजी कार्यालय जा चुके थे, मैंने भोजन खा लिया था, बच्चा सो गया था, ठीक है ना। शिक्षिका हमें संज्ञा पढ़ा चुकी थी कहता है, तब हमारे लिए पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो उसने मुरारी को मारा था, इसी प्रकार कह सकते हैं एग्जाम्पल सभा समाप्त हो गई थी, पिताजी कार्यालय से आ गए थे, स्टेशन से गाड़ी छूट गई थी या छूट चुकी थी कहते हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आता है। अब जिस तरह हम कंटिन्यूशन बता रहे थे, जैसे कि माता भोजन पका रही है, बच्चा खेल रहा है, अब यहाँ पर रहा रहे के साथ में क्या जुड़ जाएगा, था, थे और थी। अब माता भोजन पका रही है, अब क्या हो जाएगा पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में माता भोजन पका रही थी। पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, तो पिताजी कार्यालय जा रहे थे, आपके अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो किसी भी क्रिया के मूल धातु में रहा रहे रही के साथ में था, थे और थी जुड़ जाता है। तो इसी तरह देखा जाए तो हम कह सकते हैं पंडित जी कथा कह रहे थे, है ना, पंछी उड़ रहे थे, माँ भोजन पकाती थी, इसी प्रकार हम गीत गाते थे कहता है, माया सो रही थी, सुरेश गीत गाता रहा था। ये सब हमारे लिए आपके अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आगे समझ में, ठीक। अब आ जाता है हमारे लिए संदिग्ध, जहां वर्तमान काल की क्रिया में हम संभावना व्यक्त कर रहे थे, वैसे भूतकाल में डाउट करेंगे तो संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। वर्तमान काल में हमने क्या किया था, राधा आती हो, मोहन पढ़ता हो, जाता हो, मतलब क्रिया के मूल धातु में ताते ती जुड़ रहा था और संभावना के लिए हो या होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्रिया भूतकालिक, आया होगा, पढ़ा होगा, खाया होगा, आपको मेरा रुपया मिल गया होगा, है ना, परीक्षा समाप्त हो गई होगी, पिताजी कार्यालय से आ गए होंगे, है ना, माता ने भोजन पका लिया होगा। तो जहां भूतकाल की क्रिया पर हम संभावना व्यक्त करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, संदिग्ध भूतकाल। शायद वह बीमार हो, इसी प्रकार कह सकते हैं शायद रमोश की नौकरी लग गई है, पिताजी कार्यालय से आए, उसने कविता सुनाई होगी, ठीक है ना, उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी, संभवतः वह आ गया होगा अगर कहते हैं। तो भूतकाल की क्रिया पर यदि हम संभावना व्यक्त करते हैं तो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है, इसे हम डाउटफुल पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसने कविता सुनाई होगी, शायद तुमने देखा होगा कहते हैं, तो ये हमारे लिए किसकी श्रेणी में आते हैं, आपके भूतकाल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ठीक। अब आता है हमारे लिए हेतु हेतुमत भूतकाल, इसे हम कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं। इसे हम कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि भूतकाल की एक क्रिया अगर दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, इससे मैक्सिमम आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके संकेतार्थक वाक्य को भी जन्म देता है, ये आपके जो वाक्य विचार वाला प्रश्न होता है ना, आपका सेंटेंस पहचानने के लिए कहता है, ठीक है, उसमें ये जरूर पूछता है, ठीक है। तो चूंकि अगर भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। एक हेतु का मतलब होता है कार्य और एक हेतु का मतलब होता है कारण। तो एक कार्य के होने पर अगर कारण निर्भर करता है तो एक कारण जो आपके कार्य का होने का, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जहां भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि तुमने परिश्रम से पढ़ा होता, यदि तुमने मेहनत किया होता तो उत्तीर्ण हो जाते या आज सफल हो जाते, समय से आए होते तो गाड़ी नहीं छूटती, है ना, भोजन बन गया होता तो मैं खा लेता, तुम मिले होते तुमसे मैं बात करता। तो कहने का मतलब कि जहां पर भूतकाल की एक क्रिया कि समय पर आया होता तभी तो गाड़ी नहीं छूटती, वर्षा हो जाती तो फसल सूखने से बच जाता, वर्षा हो जाती तो फसल सूखने से बच जाता। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, मतलब कि मैंने बहुत हसीन देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया क्या हो रही है, निर्भर हो रही, ठीक है। कि
पुस्तकें छप गई होती तो विद्यालय तक पहुंच जाती, यदि पुस्तकें छप गई होती तो विद्यालय तक पहुंच जाती। भोजन बन गया होता तो मैं खा लेता, ठीक है। मेहनत किए होते तो पास हो जाते, ठीक है। और इस तरह हमारे लिए क्या होते हैं आपके भूतकाल 6 प्रकार के। सामान्य भूतकाल जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आसन्न भूतकाल जिसे हम इमीडिएट पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल जो पास्ट कंटिन्यूअस है। एक है डाउटफुल पास्ट टेंस जिसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे, और एक है हमारे लिए हेतुमत भूतकाल जिसे हम कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, मैं जाता हूँ सामान्य वर्तमान, मैं जा रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान, मैं जा चुका हूँ पूर्ण वर्तमान, शायद मैं गया हूँ अगर कहता है, या अगर कह सकता है कि वह आता हो तो संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल होंगे। वैसे ही मैंने पढ़ा सामान्य भूतकाल, मैं पढ़ रहा था अपूर्ण भूतकाल, मैं पढ़ चुका था पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। मैं पढ़ा होता अगर कहता है तो संदिग्ध भूतकाल, या फिर मैंने पढ़ा होता मैंने खाया होता कहता है तो हमारे लिए आपका संदिग्ध भूतकाल होगा। अब अगर कहता है भोजन बन गया होता तो मैं खा लेता तो हमारे लिए क्या आ जाएगा आपका हेतुमत भूतकाल। इसी प्रकार भविष्यत काल, ठीक है ना। भविष्य काल को मुख्य तौर पर क्या कहा जाता है, भविष्यत काल कहा जाता है। आगामी समय के सूचक को भविष्य काल कहा जाता है। ऐसा सूचक जो आने वाले समय का सूचक हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इस भविष्य काल की खासियत क्या होती है कि मूल क्रिया धातु साथ में गा, गे और गी जुड़ेगा, है ना। बंसी बाजेगी तब तो राधा नाचेगी, है ना। बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, ठीक है। तो वह कल घर जाएगा, मैं भोजन खाऊंगा, मतलब आने वाले समय के बारे में बोध करा रहा है। तो राधा गीत गाएगी, बंसी बाजेगी, मोर नाचेगा, हम विद्यालय जाएंगे कहते हैं तो सामान्य भूतकाल की श्रेणी आपकी भविष्य काल की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी श्रेणी जो आने वाले समय में कार्य के भविष्य में होने के बोध कराता है उसे भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहा जाता है। मैक्सिमम किताबों में भविष्य काल के केवल 3 रूप बताए गए हैं, है ना। एक बताया सामान्य, एक बताया संदिग्ध और एक बताया हेतुमत भविष्य काल। मैक्सिमम किताबों में भविष्य काल के केवल 3 पक्ष बताए गए हैं, लेकिन जिस तरह पूर्णता भविष्य में भी होगी, अपूर्णता भविष्य में भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और एड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो सामान्य भविष्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से प्राप्त हो कि आने वाले समय में होने का संकेत मात्र हो, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल या सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाएगा। इसकी खासियत होती है कि क्रिया के मूल धातु में गा, गे, गी जुड़ेगा। अब अगर मैं कहते हैं तो जैसे कि जा धातु कहते हैं, अब वर्तमान काल था तो क्या था, जाता, जाते, जाती था, ठीक है ना। सहायक क्रिया के तौर पर क्या था, है, हूं और हो। भूतकाल में जा से क्या बन गया था, गया बन गया, ठीक है। और हम भूतकाल के सहायक क्रिया में था, थे, थी जोड़ दिए थे तो गया था, गए थे, गई थी हो गया। अब अगर वो भविष्य काल है तो जागा तो नहीं बोलेंगे, जागा, जागे, जागी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जागा, जागे बोल दिए तो वो जागृत अवस्था को बताएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वह जाएगा। अब गाएगा तो बोलेंगे कब, जब हम किसी क्रिया की गा धातु मतलब कि गाएगा, है ना, वह गाएगा, मैं गाऊंगी, वे गाएंगे, ठीक है ना। तो इसी रूप में देखा जाए तो राम पुस्तक पढ़ेगा, मोहन विद्यालय जाएगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मंजित अवश्य आएगा, कल भी रात होगी, दिन ढलेगा, सुबह होगी अगर कहते हैं, है ना। चांदनी बिखरेगी कहते हैं, तो सब हमारे लिए सामान्य भविष्य काल की श्रेणी में आता है। अब सामान्य भविष्य काल के बाद में हमारे आते डाउट। अब भविष्य खुद में संभावना है, भविष्य खुद में संभावना है कि होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हमको ये पता चले कि भविष्य के कार्य में संभावना व्यक्त हो, है ना, संभवतः रमेश कल आए, शायद कल छुट्टी हो, है ना, तो आने वाले समय में अगर कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां होता है हमारे लिए समान आपका संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए, एक ही पक्ष 3 है,
वर्तमान काल में डाउट किया तो सामान्य वर्तमान काल से वो किस में बदल जाता है, संभाव्य वर्तमान काल में। वह आता हो, पढ़ता हो, जाता हो, आती होगी, पढ़ती होगी, जाती होगी, है ना, वर्तमान काल की क्रिया में। भूतकाल में है तो आया होगा, पढ़ा होगा, खाया होगा, बोला होगा, तूने कहा होगा, डाउट है। अगर कहेगा, वह कहेगा, शायद वह कहेगा, वह शायद आएगा, वह शायद पढ़ेगी, हो सकता है कल वर्षा हो सकता है मैं कल ना आऊं, तो ऐसी संभावना जब भविष्य की क्रिया में व्यक्त होती है तो इसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। और संभाव्य भविष्यकाल में अगर हम कहते हैं कल भी पानी बरसेगा, संभावना है कि मौसम है, हो सकता है कल पानी बरसेगा, ठीक है ना, ये सब हमारे लिए संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। और संभावना जब होती है तो इसमें हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि संभव है कल मैं विद्यालय ना आऊं, हम अनुमति लेते हैं अब मैं यहां से जाऊं, है ना। अब ये अगर परमिशन नहीं देगा, है ना, वो परमिशन ले रहा है पर मैं भी परमिशन ना दे तो वो जा पाएगा क्या, नहीं, तो डाउट है। इसी प्रकार इच्छा, प्रभु सबकी रक्षा करे, है ना, इसी प्रकार आपको आशीष देता है, खुश रहो, जुग जुग तक जियो, ठीक है। इसी बाबू जिएगा क्या, कोई गारंटी है, आशीर्वाद तो दे रहे हैं, क्या पता उसके जीवन में क्या लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार विधि या आदेश, ठीक है, तुम कल मेरे घर आना, ठीक है ना, तो वो संभावना है वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो संदिग्ध वर्तमान भविष्यकाल होते हैं। अब आता है हेतुमत। अब जैसे भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर थी, समय से आए होते तो गाड़ी नहीं छूटती, अब कहता है समय से आओगे तो गाड़ी नहीं छूटेगी, ठीक है ना। पुस्तकें छप जाती तब विद्यालय तक पहुंच जाती, अगर पुस्तकें छपेंगी तब तो विद्यालय तक पहुंचेंगी। वर्षा हो जाती तो फसल बच जाता, वर्षा होगी तो फसल बचेगा। मेहनत किए होते तो पास हो जाते, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। भोजन बन गया होता तो खा लेता, भोजन बनेगा तब तो खाऊंगा। क्लियर हो गया, ठीक। और इस तरह देखा जाए मजदूरी करेगा तब तो पेट भर खाएगा, इसी प्रकार कह सकते हैं वो आए तब तो मैं जाऊं। तो जहां भविष्य काल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, हेतु हेतुमत भविष्य काल कहलाता है। इन सब से हटकर यदि हम अपूर्णता की बोध कराएं, ठीक है ना, अपूर्णता। अब अपूर्णता में रही लगता है, अब वर्तमान में है, हूं, हो था, यहाँ पर भूतकाल में था, थे, थी, था, अब यहाँ गा गे की होगा, है ना। वर्षा हो रही होगी, है ना, बच्चे पढ़ रहे होंगे, इस समय बारात आ रही होगी, स्टेशन वहां गाड़ी वहां पहुंच रही होगी, अपूर्णता है। अब इसी प्रकार आपकी पूर्णता में क्या था, चुका, चुके, चुकी है, बच्चा जा चुका है, भूतकाल में जा चुका था, भविष्य काल में होंगे जुड़ जाएगा, जा चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, कह चुके होंगे, लिख चुके होंगे, है ना। और इस आधार पर देखा जाए तो जहां अपूर्णता होगी आपके रहा, रहे, रही के साथ में यदि गा, गे, गी जुड़ गया, ठीक है ना, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जहां पर आपके चुका, चुके और चुकी कहता है, चुका, चुके, चुकी के साथ में अगर हमारे लिए गा, गे और गी जुड़ेगा तो पूर्णता है, तो पूर्ण भविष्यकाल, और अपूर्ण है तो अपूर्ण भविष्यकाल हो जाएगा। क्लियर हो गया। इन सब से हटके देखा जाए तो अपूर्ण भूतकाल भविष्यकाल को सातत्य बोधक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां अपूर्णता है ना, जहां कंटिन्यूशन है, उसे सातत्य बोधक भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ किताबों में मैंने ये पाया है। अब अगर आपको नाम दे दे, अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दे, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे देता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह सकता है हम कल विद्यालय जा रहे होंगे, कल हम विद्यालय जा रहे होंगे, वाक्य किस काल का उदाहरण है। अगर ऑप्शन देता है अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और देता है सातत्य बोधक भविष्यकाल, तब आप कंफ्यूजन क्रिएट माइंड में मत कीजिएगा। सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूशन, इसलिए पूर्ण सातत्य वर्तमान काल मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूशन, ठीक है ना। तो अगर भविष्य में जा रहे होंगे बोल रहा है तो ये हमारे लिए अपूर्ण भविष्य है, और अपूर्ण भविष्य को ही सातत्य बोधक भविष्य काल भी कहा जाता है। तो भविष्य की क्रिया जारी रहने का सूचक, मैं आपके काम आता रहूंगा, आप मुझसे अपनी बातें कहते रहिएगा, मैं आपके काम आता रहूंगा कहता है, तो ये हमारे लिए अपूर्ण बोध भविष्य काल या आपका सातत्य बोधक भविष्य काल कहलाता है, ठीक है ना। आगे समझ में। तो याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। अगर कहता है तो सब भूतकाल है,
क्या किया, दिल ने याद किया, है ना, कहाँ हो कह रहा है तो भी पूछ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार कहता है एग्जाम्पल, आने वाला पल एक सपना है, बीता हुआ कल वो अपना है, हम इस पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो आने वाला पल कह रहा है, जाने वाला है। अगर कहते हैं आने वाला पल तो भविष्य काल है, हम बीते पल में रहते हैं तो भूतकाल है ना, हम यादों के जुगनू जंगल में रहते हैं कहते तो वर्तमान काल है। इस तरह अगर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वर्तमान काल, मैंने तुमसे प्रेम किया तो भूतकाल, और हमेशा प्रेम करता रहूंगा तो भविष्य काल की श्रेणी में आता है। और इस तरह 4 प्रकार का विकार शब्द हमारा कंप्लीट होता है और उसको विकार उत्पन्न कराने वाला कारक भी समाप्त होता है। चलो कुछ क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब कहता है इनमें कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या कोई नहीं। क्या आएगा, कोई नहीं, क्योंकि सब वर्तमान काल के टाइप्स हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा अभिनृत्य प्रदर्शित किया गया वाक्य किस काल में है, सामान्य भूतकाल में है कि आसन्न भूतकाल में है कि संभाव्य भूतकाल में है कि पूर्ण भूतकाल में है, आसन्न भूतकाल, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद को इंगित कीजिए। क्या ये सामान्य भूतकाल है कि अपूर्ण भूतकाल है कि पूर्ण भूतकाल है कि संदिग्ध है, पूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्योंकि वो खाना खा चुका है ना, ठीक। अब आप कहेंगे हमारे लिए आपका इसमें तो हूँ लगा है, आपका दिमाग कहते इसमें हु लगा है, वर्तमान काल होना चाहिए, पर खाना क्या किया है, खा चुका है ना, इसलिए वो हमारे लिए पूर्णता को बतलाता है, ठीक है। अगला, राधिका भोजन खा रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल की स्थिति क्या है, सामान्य है कि संदिग्ध है कि अपूर्ण है कि पूर्ण सातत्य है, संदिग्ध है क्योंकि डाउट कर रहा है, ठीक है। 2 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, अपूर्ण है कि पूर्ण सातत्य है कि सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल की सहायक क्रिया क्या है, पूर्ण वर्तमान काल की सहायक क्रिया क्या है, ता हो, ता है, चुका है या रहा है। हाँ, पूर्ण वर्तमान काल में क्या लगता है, चुका, चुके और चुकी। क्लियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। पंडित जी कथा कह रहे थे, माया सो रही थी, माता भोजन पका रही थी, बच्चा खेल रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है, बच्चा खेल रहा है। हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है, मैं पढ़ता पर, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो उत्तीर्ण हो जाते, बारिश हो जाती तो फसल सूखने से बच जाता, वह मेहनत करेगा तो पेट भर खाएगा। हेतु हेतु मत भविष्य काल, हाँ, दुष्ट वह मेहनत करेगा तो खाएगा। ये आपका संदिग्ध, आपका ये हेतु भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है ना, ये भी भूतकाल का उदाहरण है, ये भी भूतकाल का उदाहरण है। क्लियर हो गया। चलिए, अब हमने क्या पढ़ लिया, संज्ञा यदि नाम है तो बदले में आता है हमारा सर्वनाम। संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया विशेषण ने। क्या करते हैं वो, क्रिया। कब करते हैं, काल में। करने वाले कौन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, और इनको बांधती है कौन, कारक रचनाएं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब वो देखते हैं कि अगले टॉपिक में क्या आता है, कि कारक रचना वाला है कि क्या वाला है। कहाँ गया, मैं भी ना गजनी हो गई हूँ।
कारक रचना पढ़ेंगे क्या विकारी शब्द है, क्या पढ़ेंगे? चलो छोटा छोटा टॉपिक है, सब पहले खत्म करते हैं। आना भाई, चलिए अब आते कारक रचना। ठीक है, तो कारक रचना क्या होती है? कारक को हम केस कहते हैं, इंग्लिश में से इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, संस्कृत में से कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ? संज्ञा नाम बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताए विशेषण ने, कौन है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्या करते हैं वो क्रिया, कब करते हैं काल में। इन सभी में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। विकार उत्पन्न करने का पहला कारण है वचन, दूसरा कारण है लिंग, तीसरा कारण है काल और चौथा कारण है हमारे लिए कारक। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कारक रचना कही जाती है, और जिस चिन्ह से उसे प्रदर्शित किया जाता है उस चिन्ह को कारक चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में इसे विभक्ति कही जाती है। संस्कृत में से हम क्या कहते हैं? विभक्ति। जैसे कि राम ने रावण को मारा। अब देखिए, राम है जो संज्ञा शब्द है, रावण है जो संज्ञा शब्द है, और मारना हमारे लिए क्रिया है ना। इन सभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण या जितने भी पक्ष को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। तो राम के बाद में ने, रावण के बाद में को, ये दो ऐसे चिन्ह हैं जिसने उसमें जोड़ने का काम किया है। तो कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के बाद में जब हम ने, में, को, पर, का, के, की ऐसे पक्ष को जोड़ते हैं तो वह कारक का रूप कहलाता है। तभी वो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्या बताने लगते हैं? संबंध बताने लगते हैं। इसलिए वाक्य में एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो बंधन होता है उसे कारक कहा जाता है। संस्कृत में इसे विभक्ति कहते हैं। इनके लगने से जब तक कोई शब्द किसी कोश के अंतर्गत था, जैसे कि राम, रावण, तो ये संज्ञा शब्द थे जो शब्दकोश में थे। अब यही जब हमारे लिए आ जाता है इसके साथ में विभक्ति, तब यह हमारे लिए पद बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम के, अगर हम कहें तो क्या कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कारक कहते हैं, और जिस चिन्ह के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे यहाँ दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। तो हिंदी में संज्ञा के दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, एक तो अपने मूल रूप में होता है और एक अपने तिर्यक रूप में होता है। यानी कि जब वो कारक चिन्ह से अगर बगैर कारक चिन्ह के है तो अपने मूल रूप में होता है, अगर वो बगैर कारक चिन्ह के है तो अपने मूल रूप में होता है। जैसे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़का के साथ में कारक विभक्ति ने नहीं जुड़ा। मोहन जाता है, राधा गाती है, मैं पढ़ता हूँ कह रहे हैं, तो मोहन, राधा और मैं के साथ में कारक रचना नहीं जुड़ी, तो वहां पर वो मूल रूप में है। लेकिन जहां पर कारक रचना आ जाती है, जहां पर कारक रचना आ जाती है तो वह उसके तिर्यक रूप में हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर देखा जाए तो जैसे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़का करता है और पुस्तक उसका कर्म है, किंतु लड़का के आगे कारक चिन्ह नहीं जुड़ा है ना। ऐसी सिचुएशन में जहां कारक रचना प्रयोग नहीं होती है वह अपने मूल रूप में होता है। लेकिन अब कारक रचना जोड़ दिया जाता है, जैसे लड़के ने कुत्ते को मारा, लड़के ने कुत्ते को मारा, तो कारक रचना जोड़ देते हैं तो वह उसके तिर्यक रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्रियान्वितम कारकत्वम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के क्रिया के साथ संबंध को जोड़ने वाले को कारक कहा जाता है। जिस रूप से इसे सूचित होता है उसे विभक्ति कहा जाता है, और विभक्ति में जो प्रत्यय लगा होता है उसे भी विभक्ति प्रत्यय कहा जाता है।
ठीक है ना। तो ने, में, को, पर ये सब हमारे लिए विभक्ति की श्रेणी में आती हैं। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि ये विभक्तियां क्या होती हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर विभक्तियां स्वतंत्र होती है, में, ने, को, पर, का, की, के लिए, ये सारे स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। इसका काम होता है शब्द को संबंध दिखाना। ने जुड़ गया तो कर्ता को संबोधित करेगा, को जुड़ गया तो कर्म को संबोधित करेगा, के लिए जुड़ गया तो संप्रदान को संबोधित करेगा, में और पर है तो अधिकरण को संबोधित करेगा। मतलब ये क्या करती हैं, स्वतंत्र रूप से होकर भी जब शब्द के साथ जुड़ती हैं तो संबंध बताने लगती हैं, ठीक है। दूसरी बात, यह प्रायः संज्ञा सर्वनाम के साथ में आती हैं। मैक्सिमम ये कारक विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम के साथ में आती हैं, जिसके कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद में उन चिन्हों को लगाया जाता है। जैसे कि राम ने मोहन को, तो संज्ञा शब्द के साथ में लगाया गया, तो संज्ञा शब्द के साथ में दूर लिखा जाएगा। लेकिन अगर वह सर्वनामिक शब्द है, जैसे कि मैं कहता है, हम कहता है ना, अब सर्वनामिक शब्द है, मैं के साथ में जुड़ गया और हम के साथ में संबंध बोधक में हमारा बन गया, हमारे लिए हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आ जाता है, इसलिए संज्ञा और सर्वनाम के बाद में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। इसे परसर्ग के भी नाम से पुकारा जाता है। तो कारक रचना को परसर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कारक रचना को हम कारक विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। अभी प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी में कारक रचना की संख्या कितनी होती है। अभी शायद ये एसआई वाले में या बीएड वाले में या किसी एग्जाम में आपको पूछा गया था कि आपके हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में 8 प्रकार की कारक रचना पाई जाती है, कारक विभक्ति पाई जाती है, ठीक है। तो विभक्ति से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसलिए आप जब हम संस्कृत में पढ़ते थे तो शब्द रूप पढ़ते थे और हिंदी में हम शब्द पद कहते हैं, ठीक है। तो विभक्त्यक्तम शब्दम या पद के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो जब आप संस्कृत में पढ़ते थे तो शब्द रूप पढ़ते थे और संस्कृत में क्या था, असाउंडिंग इफेक्ट था तो हम क्या कहते थे, अकारांत। ई साउंडिंग इफेक्ट था तो इकारांत, उ साउंडिंग इफेक्ट था तो उकारांत। अब वहां पर 3 प्रकार के लिंग थे, तो अकारांत पुल्लिंग भी पढ़ते थे, अकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ते थे और अकारांत नपुंसक लिंग भी पढ़ते थे। इसलिए राम छात्र पुस्तक कह रहा है तो अकारांत, राम छात्र मोहन बालक कह रहा है तो अकारांत पुल्लिंग था, ठीक है ना। वन फल उद्यान कह रहा है तो अकारांत नपुंसक लिंग था। इसी प्रकार अगर देखा जाए, अगर वहां पर हम कहें जैसे कि आपका एग्जांपल का तो राधा सीता गीता कह रहा है तो अकारांत स्त्रीलिंग हो गए थे। इसी प्रकार ई साउंडिंग इफेक्ट में हरि रवि कवि कहता है तो पुल्लिंग था, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, बालक का रूप याद करते थे और मोहन का आता था तो पेस्ट कर देते थे कि रामः रामौ रामः या बालकः बालकौ बालकः या छात्रः छात्रौ छात्रः या शिष्यः शिष्यौ शिष्यः, या आपको एग्जांपल के तौर पर है ना पढ़ते थे ना। वैसे ही माता अगर हम कहते लता लते लताः, उसी प्रकार हम कहते राधिका राधिके राधिकाः, तो ये शब्द रूप कहलाते थे। हिंदी में इसे हम शब्द पद कहने लगते हैं। तो हिंदी की विभक्तियां सर्वनामिक शब्द के साथ में एड ऑन हो जाती हैं। हमरा ना कहकर हमारा कहते हैं, मैरा ना बोलकर मेरा कहते हैं, तैरा या तूरा ना बोलकर के तेरा कहते हैं। लेकिन संज्ञा शब्द से कारक विभक्तियों को क्या किया जाता है, दूर लिखा जाता है। संज्ञा शब्द से कारक विभक्ति दूर होती है और सर्वनामिक शब्द के साथ में कारक विभक्ति बदल जाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये एक कारण होता है संज्ञा शब्द को सर्वनामिक शब्द को विकार उत्पन्न करने का, है ना। संज्ञा शब्द में विकार उत्पन्न कर रहा है, सर्वनामिक शब्द में विकार उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसे एक विकार उत्पन्न कराने का कारक माना जाता है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास कितने प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है ना। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है ना। 8 प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, सबसे पहला होता है हमारे लिए कर्ता। किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कर्ता। इसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, इसका नाम होता है, इसे नॉमिनेटिव होता है। तो किसी भी कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जिसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा होता है उसके द्वारा किया जाने वाले कार्य का आश्रय, जिसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से पुकारते हैं। यह कर्ता जिस कर्म को कर रहा है स्वाभाविक है किसी न किसी साधन या माध्यम के
द्वारा कार्य को कर रहा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। इसे हम इक्यूमेंटिव या इंस्ट्रूमेंटिव केस कहते हैं। इस कर्ता ने जिस कर्म को करने के लिए जिस कारण या कारक का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक है वो अपने अलावा किसी को कार्य को डेलीकेट करता है, तो डेटिव केस के नाम से पुकारा जाएगा, जिसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इस कर्ता ने जिस कर्म को करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया था, जो किसी को उसने समर्पित किए थे, अगर डर है, भय है, तुलना है, अलगाव है, पृथक्करण आइसोलेशन है, हमारे लिए सेपरेशन का फील दे रहा है, तो एब्लेटिव केस यानी कि हमारे लिए अपादान कारक बनता है। क्लियर हो गया? ठीक। इसके अलावा जब किसी कर्ता ने किसी कर्म को करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल किया जो उसने किसी को समर्पित किए, अगर वो कर्ता से अलग हो गया है ना, उस कर्ता और उसके बीच में संबंध क्या था, तो इसे हम पॉजेसिव केस या हम इसे आपका जेनेटिव केस के नाम से पुकारते हैं। जब कर्ता ने किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल किया जो उसने किसी को समर्पित कर दिया, जो डर से अलग हो गया, जिसे कर्ता का संबंध, कहाँ किया, उस काम को कहाँ किया, उस कार्य का स्थान और समय बताता है, आपका लोकेशन बताता है, इसलिए लोकेटिव केस कहते हैं, जिसे हम अधिकरण कारक के नाम से पुकारते हैं। इस कर्ता का नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग नाम है। हर बार रमेश इधर आ, मोहन इधर आ नहीं बोल सकते, हम क्या बोलते हैं, ए थोड़ा इधर आना, ओ सुनो तो जरा, हम क्या करते हैं, वोकेशनली हम उसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसलिए 8वीं कारक क्या कहलाती है हमारे लिए, संबोधन। इस तरह हिंदी भाषा में 8 प्रकार की कारक रचना होती है। अकॉर्डिंग टू संस्कृत कर्ता को हम क्या कहते हैं, प्रथमा विभक्ति, कर्म को क्या कहते हैं, द्वितीया विभक्ति, करण को क्या कहते हैं, तृतीया विभक्ति, संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति, अपादान को पंचमी विभक्ति, संबंध को षष्ठी विभक्ति, अधिकरण को सप्तमी विभक्ति। लेकिन ध्यान रखना बेटा, संबोधन को अष्टमी विभक्ति नहीं कहते, संबोधन को क्या कहते हैं, संबोधन। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो आपने शब्द रूप में आपने योग रूढ़ शब्द पढ़ा था उससे बनता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण पढ़ा था उससे बनता है कर्मधारय समास। विशेषण में संख्यावाची विशेषण से बनता है हमारे लिए द्विगु समास। ठीक है। अब आपको तत्पुरुष समास है, तो कर्म से लेकर अधिकरण तक की जो कारक रचना मिलती है, इससे हमारे लिए तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। ठीक है ना, ठीक लिखो, तत्पुरुष, ठीक लिखो ना, ठीक लिखो ना, तत्पुरुष। ठीक है। तो इससे कौन सा समास बनता है, कारक रचना में आपका तत्पुरुष समास बनता है। इसीलिए तो कभी कभी देते गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो कभी कहता है कर्म तत्पुरुष, कभी ऑप्शन में कहता है द्वितीय तत्पुरुष, है ना। अकॉर्डिंग टू नेम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति है। समास के अकॉर्डिंग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष होते हैं, या तो कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। इसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किया। अब देखिए, संस्कृत के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे, और हम कहते थे आह। इसी में अगर हम पुल्लिंग शब्द है तो राम में रामः, रामौ, रामः कहते थे। ठीक है ना। राधा है तो राधिका, राधिके, राधिका कहते थे। लता, लते, लताः कहते थे। आ रहा समझ में। ठीक। धेनु, धेनु, धेनु कहते थे। फिर इसके लिए हम क्या कहते थे, आपका बालकम, बालकौ, बालकान। तो अम, औ, आन, एन आभ्याम ऐ, एन आभ्याम ए, है ना, इस प्रकार पढ़ते थे ना, और हम उसमें शब्द को ऐड ऑन कर देते थे। इसलिए बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। अब हिंदी में क्या होता है, कर्ता के साथ जुड़ जाता है ने, तो रामः कहता है तो राम ने, रामो कहता तो दो राम ने, रामाः कहता तो बहुत से राम ने, बालका कहता तो एक बालक ने, बालकों कहता तो दो बालकों ने, और बालका कहता है तो बहुत से बालकों ने। इसी तरह आपके द्वितीय में कर्म के साथ जुड़ता है को, करण से और के द्वारा। ठीक है ना। संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध कर के, है हाँ, का के की, हाँ, संबंध का, के, की, रा, रे, री। इसी प्रकार अधिकरण में होता है में और पर, और संबोधन में होता है हे, ओ, अरे। ठीक है ना।
ये एक सूत्र है याद करने का, इसको सूत्र है याद करने का कि कर्ता ने अरुकर्म को, कर्ता ने अरुकर्म को करण नीति से जाना, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना। कितना खूबसूरत है याद करने का, ठीक है। देखो, कर्ता ने अरु कर्म को करण नीति से जाना, करण रीति से, ध्यान से सुना, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना। काके की संबंध है, काके की संबंध है अधिकरणाधिक में ज्ञान, है ना, अधिकरणाधिक में ज्ञान, रे हो अरे संबोधन मित्र धरहूं यह ध्यान। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ। कर्ता ने अरुकर्म को करण नीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना। काके की संबंध है अधिकरणाधिक में मान, रे हो अरे संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। ठीक है, आगे समझ में। और इसके आगे ये कैसे प्रयोग होगा, क्या होगा, इन सब को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में कारक रचना, निपात, वाच्य परिवर्तन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और आपके पढ़ेंगे किसको, अविकारी शब्द को।